डिप्रेशन। रात तारीख थी और घड़ी 2 बजा रही थी, मगर इर्तिजा अली की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने किताब एक जानिब रखी और कुर्सी से उठ गया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। बाहर सन्नाटे की हुक्मरानी थी, सड़क सुनसान पड़ी थी। कभी कभी किसी दरिंदे की आवाज खामोशी का सीना चीर कर इस तारीख रात की वहशत और ज्यादा बढ़ा देती और दरख्तों पर सहमे हुए परिंदों की सी निकल जाती जो सन्नाटे में साफ सुनाई देती। मगर इर्तिजा अली को ना दरिंदों से दिलचस्पी थी ना परिंदों से। इर्तिजा इस सोए हुए शहर को देखता रहा। ये कैम्ब्रिज सिटी था, वही कैम्ब्रिज सिटी जिसमें पहली मुस्तकिल आबादी रोमन दौर में हुई थी। कैम्ब्रिज दरियाए कैम के मशरकी किनारे पर वाक़े है। हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आता है, जिसने इस शहर की दिलकशी में मजीद इजाफा कर दिया है। नेज ये कि कैम्ब्रिज रहने के लिए दुनिया के पुरफजा मकामों में से एक है और इसीलिए इर्तिजा अली अरसे से यहाँ का रिहायशी है और एक नामवर यूनिवर्सिटी में माशियात के प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज है। उम्र 45 से कुछ ही ज्यादा होगी। इर्तिजा अली 25 साल की उम्र में यूके आया था और पीएचडी करने के बाद यहीं बस गया था। वैसे बीच बीच में 2-3 बार अपने आबाई वतन वापस भी गया, मगर यहाँ की हवा लगने के बाद कहाँ उसका दिल कहीं लगना था। वापस दौड़ा था और जब से टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है तो अजीजों का हाल चाल मोबाइल पर ही पूछकर मुतमईन होता रहा है। वैसे इर्तिजा अली यहाँ बहुत खुश है, और क्यों ना हो, जबकि वो हमेशा से इसी जिंदगी का मुतमन्नी रहा था, पुरफजा और पुरसुकून जिंदगी। जभी उसने शादी भी यहीं की एक देसी लड़की से की थी और अब तो इस बात को भी 12 साल गुजरे। अब तो उनके 2 बेटे भी हैं। वैसे इर्तिजा अली अच्छे तनोतोष और खुश शक्ल आदमी है, मगर बाल वैसे नहीं रहे जैसे कभी थे। इसकी वजह फिक्र या जहनी तनाव तो हरगिज नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी जिंदगी उसके हिसाब से बहुत से भी ज्यादा तसल्ली बख्श है। खैर ये तो कोई ऐसी बात नहीं, मगर उसकी आंखों के गिर्द हलके देखकर ऐसा लगता है कि वो अरसे दराज से सोया ना हो और आंखें हमेशा किसी गहरी सोच में डूबी हुई लगती हैं। मगर हकीकतन ऐसा नहीं है। ना वो किसी सोच में मुब्तला है और ना ही उसे कोई गम लाहक है। बस उसे अरसे से बेख्वाबी यानी इंसोम्निया की शिकायत है। पहले पहल तो उसने इसे संजीदगी से नहीं लिया, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब मर्ज जड़ पकड़ने लगा तो डॉक्टर से रुजू किया। डॉक्टर ने चंद जरूरी हिदायत के साथ कुछ दवाएं दी, मगर कोई खातिर ख्वाह फायदा ना हुआ। कुछ अरसे बाद डॉक्टर तब्दील हुआ तो दवाएं भी तब्दील हुई, मगर नतीजा वही धाक के 3 पात। साल गुजरते रहे और बची कुची नींद के दौर भी मुकम्मल बेख्वाबी की तरफ आ गए। इर्तिजा कभी संजीदगी से इलाज करवाता, कभी टाल मटोल करता, और अब तक यह आलम है कि नींद और आंखों के झगड़े में कोई डॉक्टर सालिस का किरदार अदा करने में कामयाब नहीं हुआ। बहरहाल इर्तिजा चंद लम्हे यूं ही बेहिस हरकत खड़ा रहा, फिर रॉकिंग चेयर पर नींद दराज हो गया। आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि आखिर उसे नींद क्यों नहीं आती, जबकि यह मर्ज मरूसी भी नहीं और उसे किसी बात का कलक भी नहीं। उसके पास वो सब कुछ है जो उसने कभी चाहा था। उसके दिल में ये बात भी आती कि शायद उसने कभी जाने अनजाने में किसी की दिल आजारी की हो और उसी की बद्दुआ लगी हो, मगर उसे ऐसा कोई वाकया याद ना आता जब उसने किसी का दिल दुखाया हो। अभी वो इन्हीं सोचों में था कि अचानक उसे खटाक की आवाज आई और उसने आंखें खोल दी और नीम रोशनी में चारों तरफ आंखें फाड़ने लगा, मगर उसे कहीं भी कोई गैर मामूली तब्दीली महसूस नहीं हुई। फिर ये आवाज कैसी थी? क्या ये उसका वहम था? मगर उसने आवाज बहुत करीब से सुनी थी, मगर हो सकता है आसपास किसी ने कुछ किया हो। वैसे भी रात के सन्नाटे में आवाजें बहुत ज्यादा वाज़ेह सुनाई देती हैं। उसने खुद को तसल्ली देते हुए दोबारा आंखें बंद करना चाही ही थी कि फिर वही खटाक की आवाज आई, जैसे किसी ने कोई चीज लकड़ी पर मारी हो, और फिर शोर की आवाजें भी उभरी, जैसे बहुत से लोग पुरजोश अंदाज में शोर मचा रहे हों। मगर वो समझने से कासिर था कि ये सब कुछ क्या है। अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, बस शोर था और मुतवातिर खटाके की आवाजें थीं। अब इर्तिजा को तशवीश हुई। वो खड़ा हुआ और आवाज की जानिब जाने की कोशिश करने लगा, मगर जिधर जाता आवाजें उसके साथ साथ ही गर्दिश करती। ऐसा महसूस होता आवाजें वहीं से सुनाई दे रही हैं। इसी उधेड़-बुन में उसने सारे घर का चक्कर लगा लिया, मगर कहीं कुछ गैर मामूली नजर नहीं आया। फिर अपने कमरे की तरफ गया, वहां बीवी बेखबर सो रही थी। इसके बाद बच्चों के कमरे को भी चेक किया, मगर उन्हें भी सोता पाया। फिर वापस खिड़की की तरफ पलटा, बाहर झांका। बाहर पहले का सा सन्नाटा तारी था, मगर उन आवाजों में कोई कमी वाकई नहीं हुई। आवाजें पहले की तरह सुनाई दे रही थी।
चूंकि आदमी पढ़ा लिखा था इसलिए माफूकुल फितरत की तरफ ध्यान नहीं गया और उसको ये समझने में देर नहीं लगी कि ये आवाजें कहीं बाहर से नहीं आ रही बल्कि शायद उसका दिमाग उसे सुना रहा है। ये सोचकर वो कुछ बेचैन सा हो गया, मगर वो कुर्सी पर बैठा और दिमाग को भटकाते हुए कुछ और सोचने की कोशिश करने लगा और उसमें कामयाब भी हो गया और आवाजों का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला गया। और फिर शायद थोड़ी देर बाद उसकी आंख भी लग गई थी, लेकिन सुबह जब उसकी बीवी नाश्ते के लिए उठी तो उसको चहलकदमी करता हुआ पाया था। ये तकरीबन रोजाना का ही मामूल था, इसलिए उसने ना कुछ पूछा न इर्तिजा ने कुछ कहा। फिर बाकी दिन भी सुकून से गुजरा, मगर दूसरी रात जब दोबारा वैसी ही आवाजें सुनाई देने लगी तो इर्तिजा का फिक्रमंद होना लाजमी था। फिर अगले दिन इर्तिजा शहर के जाने माने साइकेट्रिस्ट के पास गया जो उसका दोस्त भी था। उसने इर्तिजा की परेशानी सुनी और तायीद करता हुआ बोला, तुम बिल्कुल ठीक नतीजे पर पहुंचे हो। ये आवाजें कतई तौर पर तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कानों को सुना रहा है, मगर अच्छी बात यह है कि तुम्हें इसका एतराफ है कि ये आवाजें तुम्हारे अपने दिमाग की पैदा करदा हैं। कैसी बात कर रहे हो फरहान, मुझे इसका एतराफ क्यों ना होगा जबकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इर्तिजा तहय्युर आमेज लहजे में बोला, तुम समझे नहीं, बहुत से मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको आवाजें सुनाई देती हैं मगर वो किसी तौर तस्लीम नहीं करते कि उन आवाजों का ताल्लुक उन्हीं के दिमाग से है। डॉक्टर फरहान ने संजीदगी से कहा, तस्लीम क्यों नहीं करते? इर्तिजा ने तशवीश कुल लहजे में पूछा। बाद लोग इसे माफूकुल फितरत किस्म की कोई चीज समझते हैं, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई जिन या ऐसी ही कोई मखलूक उनसे हम कलाम है, मगर हकीकतन वो जहनी दबाव का शिकार होते हैं जिसके नतीजे में उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं और बाद औकात तो परछाइयां दिखाई भी देने लगती हैं। क्या मतलब, मैं समझा नहीं? इर्तिजा ने पूछा। यानी शिज़ोफ्रेनिया के मरीजों के साथ अक्सर ऐसा होता है, ये बहुत आम सी बात है। क्या कह रहे हो यार? इर्तिजा के लहजे में घबराहट थी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारा मसला ये नहीं है। फिर तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं, डॉक्टर फरहान ने खुद एतमादी से कहा। ऑडिटरी हेलुसिनेशन? इर्तिजा के लहजे में तहय्युर था। हाँ, डॉक्टर फरहान बोला, और ये कोई गैर मामूली बीमारी नहीं है, अलबत्ता गैर मारूफ जरूर है और ये डिप्रेशन ही की पैदावार है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि, इर्तिजा ने परेशानी से कहा। परेशान होने की जरूरत नहीं, इसका इलाज भी है। डॉक्टर फरहान का लहजा पुरुमीद था। नशा आवर अद्वियात के अलावा क्या इलाज है तुम्हारे पास? इर्तिजा फरहान को घूर कर बोला, मुझे अफसोस है कि तुम जैसा पढ़ा लिखा आदमी भी ऐसी बचकानी सोच रखता है, जबकि यार इस बहस को किसी और दिन के लिए उठा रखो। अभी मुझे सिर्फ मेरे मर्ज के मुतालिक बताओ कि ये मुझे क्यों हुआ और इसकी वजह क्या है। इर्तिजा ने फरहान की बात काट कर कहा, इसकी वजह? डॉक्टर फरहान ने तवील सांस ली। इसकी वजह तुम्हारे पुराने मर्ज में पोशीदा है। यानी एक लंबे अरसे की बेख्वाबी ने तुम्हें डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया है। अब डिप्रेशन तुम्हें फर्जी आवाजें सुना रहा है। क्या बेख्वाबी डिप्रेशन है? इर्तिजा ने पूछा। नहीं, बेख्वाबी डिप्रेशन नहीं है, मगर इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। वो कैसे? देखो, इंसोम्निया के शिकार लोगों में डिप्रेशन का खतरा आम अफराद के मुकाबले में कम से कम 10 गुना ज्यादा होता है और 75% डिप्रेशन के मरीजों को नींद आने में दुश्वारी होती है। लेकिन मुझे क्यों डिप्रेशन होने लगा? इर्तिजा, ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन तो किसी परेशानी या जहनी दबाव के नतीजे में होता है, जबकि मेरी जिंदगी में तो ना कोई परेशानी है और ना ही किसी किस्म का दबाव। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इर्तिजा ने कहा। जरूरी नहीं है कि ऐसा सिर्फ उनके साथ हो जो जहनी इंतशार में मुब्तला हूं या किसी किस्म के सदमे से गुजर रहे हूं। अक्सर इसका ताल्लुक माजी से भी होता है और तुम्हारे मर्ज की वजह मेरे मुशाहिदे के हिसाब से तुम्हारी जिंदगी में ही कहीं पोशीदा है। डॉक्टर फरहान ने तफसील बयान की। अब तुम चाहते हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी के हालात का एक एक करके जायजा लूं और फिर उनमें से किसी एक को मुंतखब करूं कि मुझे इससे तकलीफ थी और फिर खुद ही अखज़ कर लूं कि उन हालात की वजह से मुझे आज ये मसाइल दरपेश हैं। इर्तिजा ने किसी कदर चिड़चिड़ाहट जाहिर की और डॉक्टर फरहान मुस्कुराने लगा। मैं कितना परेशान हूं और तुम मुस्कुरा रहे हो? मेरे ख्याल से मैं यहाँ नाहक आया। इर्तिजा नाखुशगवार लहजे में कहता हुआ खड़ा हो गया और जाने के लिए पलटा कि फरहान ने फौरन उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, मजाक कर रहा था, क्या हो गया है? इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हो? अच्छा बैठो बैठो ना। इर्तिजा चुपचाप बैठ गया, मगर उसका मूड बहुत खराब मालूम हो रहा था। कुछ लम्हों बाद डॉक्टर फरहान ने कहा, तुम्हारा रवैया बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हें अभी किसी दवा की जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि जो दवाएं तुम इंसोम्निया के लिए ले रहे हो वो भी रोक दो। अरसा हुआ नहीं खाता, उनसे कभी फायदा नहीं हुआ मुझे, इर्तिजा ने जवाब दिया। खैर, मैं तुम्हें कोई दवा या किसी किस्म का टेस्ट नहीं दूंगा,
बस अपने इल्म और तजुर्बे की बिना पर तुम्हें मुफीद मशवरा दूंगा, अमल करना ना करना तुम्हारा काम है। डॉक्टर फरहान ने संजीदगी से कहा और इर्तिजा खामोशी से एक टिक डॉक्टर फरहान की बात गौर से सुनने लगा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद डॉक्टर फरहान ने फिर कहा, तुम एक पढ़े लिखे आदमी सही, तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल सही और तुम एक बाउसूल आदमी सही, मगर इंसानी दिमाग के किस हिस्से में कब क्या चल रहा है और किस बात से इंसान को कहाँ ठेस पहुंची है या किसी एहसास कमतरी या बरतरी से दिमाग कौन से महाज कब खोल दे, इसका अंदाजा कोई भी नहीं कर सकता। खैर, तुम्हारे मर्ज की दवा तुम्हारे ही पास है और इसको तलाश भी तुम ही करोगे। कब कैसे अब ये हालात पर मुनहसिर है। मेरा मशवरा यह है कि तुम कुछ अरसे के लिए कहीं घूम फिर आओ, एक लंबी छुट्टी पर चले जाओ, इससे यकीनन तुम्हें बहुत अफाका होगा। इस खूबसूरत शहर से कहीं और जाऊं घूमने, इर्तिजा ने हैरत अंगेज लहजे में कहा। हाँ, क्यों नहीं, जिंदगी की यकसानियत से थके हुए जहन को मामूल पर लाने के लिए आबो हवा तब्दील करने की जरूरत है, डॉक्टर फरहान ने कहा। खैर, शुक्रिया यार, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे मशवरे पर अमल करूं, इर्तिजा ने कहा। फिर थोड़ी देर यहाँ वहां की बातें होती रही और इसके बाद इर्तिजा वहां से रुखसत हो गया था। उसी रात को इर्तिजा ने फिर वही आवाजें सुनी और उन पर मजीद गौर करने लगा, मगर उन आवाजों को समझने से कासिर रहा। बस खटाके की आवाज आती और बहुत सारे लोगों का पुरजोश शोर सुनाई देता और ये सिलसिला मुतवातिर चलता रहता और कभी यूं महसूस होता जैसे कड़ 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 की आवाज कहीं दूर से आ रही हो, मगर वो कुछ भी समझ ना पाया। फिर दिमाग को भटकाने के लिए अपनी जिंदगी का जायजा लेने लगा कि वो कितना कामयाब तरीन इंसान है। उसके पास सब कुछ है जो कुछ उसने जिंदगी से चाहा, जबकि उसके हम उम्र जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए अभी तक सुबह से शाम तक लड़ते रहते हैं और वो एक निहायत म्यारी जिंदगी गुजार रहा है। वो लोग इसके मयार से कोसों दूर हैं। उसके पास एक मुस्तहकम जिंदगी और कैम्ब्रिज जैसे खूबसूरत और तालीमी याफ्ता लोगों के शहर में आलीशान बंगला है, मगर नींद नहीं जो उन लोगों के पास है जिनके पास बुनियादी जरूरतें भी नहीं। लाखों डॉलर उसके बैंक में हैं, मगर उसकी आंखों के नीचे हल्के किसी फिक्रमंद बाप की कहानी सुनाते हैं। उसकी जिंदगी में कहीं दुख परेशानी नहीं, मगर फिर भी आराम नाम को नहीं है। वो शायद एक मशीन के मानंद है जिसका काम सुबह से शाम तक बस चलते रहना है। कभी वो सोचता कि काश कि वो सिर्फ एक लकड़हारा होता जो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता, चंद रुपए कमाता, जिससे गुजारा ही बामुश्किल हो पाता, मगर उसे सुकून की नींद तो नसीब होती, जी भरकर सो तो लेता। उसे अपना वजूद एक मजदूर से भी गया गुजरा मालूम होने लगा। इसी असना में सुबह हो गई और इर्तिजा ने डॉक्टर फरहान के मशवरे पर अमल करते हुए कुछ फैसला किया और जब उसकी बीवी ने उसे चाय दी तो इर्तिजा ने सारा माजरा बताया। आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आप मुझे अब बता रहे हैं? मिसेस इर्तिजा ने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा और इर्तिजा चाय का कप हाथ में लिए मुस्कुराता रहा। अभी भी बताने की क्या जरूरत थी? मिसेस इर्तिजा फिर बोली, गोया तुम फजूल में बात का बतंगड़ बना रही हो, कोई ऐसी खास बात नहीं, इर्तिजा ने नरम लहजे में कहा। आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं और आप कह रहे हैं कि ये कोई खास बात नहीं? हाँ, डॉक्टर फरहान का ख्याल है कि ये मर्ज तब्दीली आबो हवा से जाता रहेगा, इर्तिजा ने कहा। तो फिर आपने क्या सोचा है? जोया ने पूछा। सोचना क्या है, बहुत अरसे से भाई साहब पीछे पड़े हुए हैं कि वहाँ आकर मकान का कोई फैसला कर लूं, तो मैंने सोचा कि तब्दीली आबो हवा भी हो जाएगी और मकान का काम भी हो जाएगा और भाई साहब से मिले हुए भी जमाना हो गया है, कब तक वीडियो कॉल पर मुतमईन करें खुद को। इर्तिजा, लोग तब्दीली के लिए किसी बेहतर जगह जाते हैं और आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ सिवाय परेशानियों के और कुछ नहीं है। वहाँ के हालात आपको मजीद जहनी दबाव में मुब्तला ना कर दें। जोया ने तशवीश जाहिर की। एक हफ्ते की तो बात है जोया। तो कब इरादा है? इसी हफ्ते के आखिर में, इर्तिजा ने मुख्तसर कहा। फिर ये गुफ्तगू यहीं खत्म हो गई थी। कुछ रोज के बाद इर्तिजा अली मुर्तजा अली के सामने बैठा था। मुर्तजा इर्तिजा से 5 साल बड़ा था। वो यहीं अपने आबाई घर में बीवी बच्चों के साथ रिहाइश पजीर था। बस ये 2 ही भाई थे। माँ बाप को गुजरे कई साल हो चुके थे। बहरहाल मुर्तजा बहुत खुश था क्योंकि जमानों बाद उसका छोटा भाई वापस अपने मुल्क अपने घर में आया था। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है इर्तिजा जैसे फिक्रे खा रही हूँ तुम्हें। आखिर बात क्या है? मुर्तजा ने तशवीश आमेज लहजे में कहा। भाई साहब, मैं बहुत ऐश में जिंदगी गुजार रहा हूँ, कोई फिक्र नहीं मुझे, इर्तिजा ने लापरवाही से कहा। मगर तुम्हारी ये कुशादा होती हुई पेशानी और आंखों के गिर्द हल्के तो कुछ और ही दास्तान सुना रहे हैं। ओह भाई साहब, इर्तिजा ने जल्दी से कहा, वो आपको बताया था ना कि मुझे बेख्वाबी की शिकायत है, बस ये उसी वजह से है, जमानों से नींद नहीं आती मुझे। तो तुम इलाज तो करवा रहे थे, क्या कोई फायदा नहीं हुआ? मुर्तजा ने पूछा। नहीं भाई साहब, बहुत इलाज करवाया मगर ला हासिल।
अब तो मैं आदी हो गया हूँ। खैर अब तुम अपने घर आ गए हो, तुम्हें जरूर नींद आ जाएगी, मुर्तजा ने कहा और इर्तिजा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। उसकी मुस्कुराहट में बेयकीनी थी। कुछ देर बाद मुर्तजा फिर बोला, कितने दिन के लिए आए हो? 1 हफ्ते के लिए भाई साहब, इर्तिजा ने जवाब दिया। इतनी मेहरबानी करने की भी क्या जरूरत थी? मुर्तजा ने नाखुशगवार लहजे में कहा। भाई साहब छुट्टी नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते की मिली है। इर्तिजा ने सफाई पेश की। रहने दो यार, हम तो समझ रहे थे कि जोया और बच्चे भी साथ आएंगे, मगर तुम तो खुद ही हवा के घोड़े पर सवार हो, मुर्तजा ने बिगड़ कर कहा। भाई साहब बच्चों के इम्तिहान होने वाले हैं और जोया को भी अभी छुट्टी नहीं मिल पाती। हम भी बड़ी मुश्किल से साथ में कोई प्रोग्राम मुरत्तब करते हैं। हाँ भाई, हम ही यहाँ पर फारिग रहते हैं, तुम सब बहुत मशगूल हो, मुर्तजा ने कहा। नहीं भाई साहब, मेरा ये मतलब नहीं था, इर्तिजा आजिजी से बोला। खैर मैंने मकान की पार्टी लगा रखी है, जल्द से जल्द ही तुम्हारे सामने ही कोई फैसला हो जाएगा, मुर्तजा खड़े होकर बोला। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, इर्तिजा ने कहा, मगर मुर्तजा कमरे से जा चुका था और इर्तिजा ने एक तवील सांस ली और अपना सर सोफे की पुष्ट से टिका लिया। रात के 10 बज रहे थे, मगर मुर्तजा घर पर मौजूद नहीं था और इर्तिजा काफी देर तक भाभी बच्चों के साथ गपशप करता रहा। फिर करीब 11 बजे अपने कमरे में आराम करने चला आया। यहाँ लगभग साजो सामान उसी तरह सेट था जैसे उसने कभी सेट कर रखा था। इर्तिजा थोड़ी देर खड़ा कमरे के कोने कोने को अजीब तरसी हुई निगाहों से देखने लगा। थोड़े तवक्कुफ के बाद वो अपने बिस्तर पर नींद दराज हो गया। नींद तो खैर उसे क्या आती, बस वो अपने वही पुराने कमरे की दीवारों में अपने माजी को तलाश करने लगा। कुछ अजीब से एहसासात उसके अंदर उजागर होने लगे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे के दरो दीवार उससे शिकवे कर रहे हों। इस कमरे में फैली हुई खामोशी उससे शिकायत कर रही हो। एक एक करके उसकी आंखों में माजी की झलकियां नजर आने लगीं कि इर्तिजा किसी गहरी सोच में डूबने लगा और पुराने वक्तों के दिन रात उसे बेचैन करने लगे। उठकर टहलने लगा, फिर जाने क्या सोचकर छत पर जाने के लिए जीने तय किए और जीने की आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि उसकी समात पर कुछ जुमले गूंजे और उसका दिल पसीज गया। उसकी आंखें भर आईं। वो वापस पलटा और जीने के जलते हुए बल्ब का बटन बंद कर दिया। फिर छत का दरवाजा खोला और पास ही रखा हुआ पत्थर दरवाजे के कोने पर टिका दिया और फिर दरवाजे के सीधे हाथ पर ही दीवार पर लगे बिजली के बल्ब का तार लगाया और छत की फैली हुई तारीकी कहीं दूर हो गई। इर्तिजा बिल्कुल ऐसे ही ये सारे काम कर रहा था जैसे ये उसका रोज का मामूल हो। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ वैसा ही था, बस आसपास कुछ घरों में तब्दीलियां नजर आईं, मगर बहुत ज्यादा नहीं। उसने छत की दीवार से नीचे झांका और बहुत बुरा सा मुंह बनाया। उसे यहाँ कुछ भी तब्दीली नजर नहीं आई। वही पहले जैसे शोर से फजा बेचैन थी। उसी घुटे हुए माहौल से आबो हवा परेशान नजर आई। लगभग सब वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गया था। उसने दिल में सोचा, यहाँ के लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। कल भी यही घुटा हुआ माहौल था जैसे आज है। उसे अपने तालिब इल्मी का जमाना याद आने लगा। उसे वो सब कुछ याद आने लगा कि कैसे वो मार्च की सुहानी रातों में कोई 10 बजे के आसपास, जहां घर के दूसरे अफराद अपने अपने मशागल में मशगूल हो जाते थे, तो इर्तिजा अपनी इसी छत पर किताबें और पानी की बोतल लेकर छत पर चला आता और जैसे ही छत के जीने पर कदम रखता वैसे ही अम्मी की आवाज न सिर्फ घर में बल्कि आस पड़ोस में भी सुनी जाती और उनके यही 2 जुमले होते कि जीने की लाइट बंद कर देना और छत के दरवाजे पर पत्थर लगा देना, वरना दरवाजा हवा से धड़धड़ करता रहेगा। और इर्तिजा झुंझुला कर जवाब देता कि कर दूंगा अम्मी। फिर जीने की लाइट बंद करके जैसे ही छत के दरवाजे पर पत्थर टिकाता वैसे ही सामने वाले अशरफ भाई के पोर्च की लाइटें भी बंद हो जाती थी। ऐसा क्यों होता था? ना इर्तिजा ने इस पर कभी गौर किया, ना उन्होंने, और ना इस बारे में उनसे कभी बात भी की, मगर ऐसा होता तकरीबन रोज ही था। शायद उन्होंने इर्तिजा का छत पर आने को अपने लिए अलार्म बनाया हुआ था, या उसकी अम्मी की आवाज को कि जैसे ही इर्तिजा छत पर आएगा या उसकी अम्मी की हिदायत आएगी वो अपने पोर्च की लाइट बंद कर देंगे। बहरहाल इर्तिजा छत के दरवाजे के बराबर बल्ब के तार को स्विच में लगाता और इस अमल में काफी वक्त दरकार होता। कम से कम 3-4 मिनट तो लगते ही थे, क्योंकि अरसे से उसका स्विच ढीला था और बल्ब के तार में प्लग नहीं था, तो तारों को माचिस की तीलियों से फंसा कर लगाया जाता था। स्विच में ऐसे ही काम चलता था। नया प्लग लगाने की तौफीक किसे थी? हाँ, अब्बा की नजर पड़ जाती तो 2 गाली भी खाते और फौरन ठीक भी करते, मगर तब तक चलने दो जब तक चल रहा है।
हालांकि वो बहुत इरिटेट करता था जब हवा मुतवातिर चलती तो तार बार बार हवा से हिलता और डिस्को लाइट का गुमान होने लगता, कभी जल कभी भुज। खैर इर्तिजा जैसे ही फिलिप्स का बल्ब रोशन करता छत पर पीली पीली रोशनी फैल जाती जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, गुर्बत सी महसूस होती। खैर इर्तिजा अपनी तमाम तर गुर्बत के साथ फिर किताबें और पानी की बोतल एक जगह रखता और एक खाली लकड़ी के पिंजरे की तरफ जाता जिसमें कभी भाई साहब ने तोते पाले थे। किसी जमाने में शौक चढ़ा था उनको, मगर एक दिन सवेरे छत पर गए तो पता चला कि सारे जोड़े चोरी हो गए। फिर तो अब्बा ने वो क्लास ली कि पिंजरा फिर आबाद न हुआ और इर्तिजा ने उसमें एक दरी, तकिया, स्टील का गिलास, माचिस, लालटेन और ऐसी ही छोटी छोटी चीजें रखी हुई थी। बहरहाल इर्तिजा दरी निकाल कर झाड़ कर बिछाता, फिर तकिया रखकर किताबें और पानी की बोतल रखकर पढ़ने बैठ जाता और साथ साथ बबल गम भी खाता रहता ताकि नींद न आए। इसी गली में ठीक इर्तिजा के घर के सामने और अशरफ भाई के घर के बराबर में 3 दुकानें थी लाइन से, जो कि हाजी अकरम ने अपने घर में निकाली थी। उसमें एक जनरल स्टोर, दूध की दुकान और एक दुकान में डब्बू रखा हुआ था जो देर रात तक खुला रहता था, जिससे मोहल्ले के बुजुर्ग हजरात को काफी शिकायत थी। मगर गली के लड़के गली में रहेंगे इसलिए कोई कुछ नहीं कहता था। स्ट्राइकर डब्बू के बॉर्डर से टकराता तो खटाके की आवाज पैदा होती और साथ ही पुरजोश शोर सुनाई देने लगता और जोर जोर से आवाजें आती। कुछ जुमले सुनाई देते, टे हो गया, डबल हो गया और फिर डब्बू वाला उस जमाने के दिलफरेब गाने चलाकर उस रात का बचा कुचा सुकून पूरी तरह गारत कर देता। यही कुछ क्या कम था कि कहीं से लड़के लड़कियों के शोर की आवाजें भी सुनाई देती और इर्तिजा समझ जाता कि गली के सेकंड लास्ट मकान में लूडो खेला जा रहा है। फिर गली के मुताबिक घरों में पानी की मोटरें चलने की आवाजें भी इसमें शामिल हो जाती। डब्बू की आवाज, खटाक खटाक, पानी की मोटर, कड़ कड़ कड़, गाने और उस पर लोगों का शोर, ये सारा हंगामा रात के 10 बजे बर्पा होता और इर्तिजा शदीद तरीन झुंझलाहट के बावजूद भी इस तकलीफ दे माहौल में पड़ता रहता। मगर उसे इस कदर जहनी दबाव के साथ पढ़ने में बड़ी दुश्वारी पेश आती थी। लेकिन फिर जहन को ढप्पे लाने के लिए अपने रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोचता कि जब वो पढ़ लिख कर खूब तरक्की कर लेगा तो सबसे पहले वो इस मोहल्ले को छोड़ेगा, फिर इस मुल्क को भी, और ऐसी जगह रहेगा जहाँ हर तरफ खामोशी हो, तहजीब वाले लोग रहते हों। उसकी जिंदगी एक मयारी जिंदगी होगी, कम से कम उसके बच्चे इस तकलीफ दे माहौल में नहीं रहेंगे। यही सोचते सोचते वो पढ़ने में मसरूफ हो जाता। इन ख्यालों का सिलसिला किसी की पानी की टंकी ओवरफ्लो होने की आवाज से टूट जाता और इर्तिजा बुरा समूह बनाकर उठता और रिजवान रिजवान तब तक चीखता रहता जब तक बराबर वाले घर से रिजवान के अब्बू की आवाज ना आती। हाँ हाँ, बंद कर दी है मोटर। रिजवान के अब्बू भी ऐसे जवाब देते थे जैसे इर्तिजा को नौकरी पर रखा हुआ है। इर्तिजा फिर बेदारी से बैठ जाता। ये हर 2-3 दिन का तमाशा था। खैर फिर 11:30 बजे उसके भाई साहब यानी मुर्तजा छत पर आता और सीधा पिंजरे की तरफ जाता। वहां से माचिस निकालता और अपने कुर्ते में से एक सिगरेट निकाल कर जलाता। हालांकि माचिस इर्तिजा ने लालटेन जलाने के लिए रखी हुई थी कि कभी लाइट चली जाए तो वो लालटेन की रोशनी में भी अपनी पढ़ाई जारी रख सके। मगर मुर्तजा रोजाना इसकी 1-2 तीलियां जलाकर कुछ ही दिनों में माचिस खत्म कर देता और कभी अगर उसे माचिस नहीं मिलती तो इर्तिजा पर ऐसे बिगड़ता जैसे ये उसकी ड्यूटी हो वहाँ माचिस मुहैया करना। इर्तिजा दिल ही दिल में बहुत कुड़ता, मगर क्या मजाल जो जुबान से इसका इकरार करता। मुर्तजा रोजाना ही इसी वक्त आता था जिसका ये मतलब था कि उसके अब्बा सोने चले गए हैं। खैर मुर्तजा सिगरेट के कश लेता रहता और इर्तिजा याद किया हुआ लिख रहा होता। फिर उसका भाई सिगरेट छत पर ही बुझा कर चला जाता और इर्तिजा उसके जाने के बाद उठता और सिगरेट का बुझा हुआ टूटा इस तरह उठाकर बाहर फेंकता जैसे अपने भाई पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। करीबन 12 बजे दिमाग के नट बोल्ट ढीले करने वाली सारी आवाजों का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला जाता। सिर्फ पानी की मोटरों की हल्की आवाजें आ रही होती, वो भी डब्बू वाले के आखिरी गाने चलाने की आवाजों में जम हो जाती। बरक़ी कुमकुमे की हिलती हुई पीली पीली सी रोशनी में ठंडी और सुहानी हवा के साथ नीचे से हल्के हल्के आखिरी गाने की आवाज, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। इर्तिजा के कानों में जैसे ही पड़ती उसे शदीद तरीन गुस्सा आ जाता। उसका दिल करता कि नीचे जाकर डब्बू वाले का टेप रिकॉर्डर बीच गली में तोड़ दे और चिल्ला कर कहे कि नालायक, जो जमाना गुजर गया उसमें तुमने कौन से झंडे गाड़े थे जो उसको रो रहे हो रात 12 बजे। पता नहीं क्यों वो दुकान बंद करने से पहले ये गाना जरूर चलाता था। इसके पीछे उसके क्या जज्बात पिन्हा थे ये इर्तिजा को कभी मालूम ना हो सका और ना उसने उससे कभी पूछने की जहमत ही की। और वैसे भी वो गली के लड़कों से कम ही घुलता मिलता था।
जब उसके पास बहुत वक्त होता तब, या उसे किसी से कोई काम हो तब। वैसे गली की सारी खवातीन इर्तिजा की मिसालें जरूर देती थी अपने बच्चों को कि वो इर्तिजा की तरह बने, शरीफ, पढ़ने लिखने वाला और अपने काम से काम रखने वाला, जिसकी वजह से कुछ लड़के उससे खार भी खाते थे। मगर इर्तिजा को किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी मंजिल ये दिमाग पका देने वाला इस गली का घुटा हुआ माहौल नहीं था। उसकी दुनिया तो कहीं दूर थी। कभी कभी कोई भटका हुआ परिंदा चीखता हुआ सड़क के ऊपर से गुजर जाता और इर्तिजा आसमान की तरफ देर तक उसे ढूंढने लगता, फिर अपने मुस्तकबिल को दिल में रखकर पूरे दिल से पढ़ता और 1 बजे वो भी बल्ब बुझाकर छत पर ही लेट रहता और तारों भरे जगमगाते आसमान को हसरतों से तकता। उसके दिल में लातादाद ख्वाहिशें उभरती और दिल करता कि काश वो तरक्की की इतनी बुलंदियों पर चला जाए कि उसके पास दुनिया की हर सहूलत हो, हर आसाइश हो। इन्हीं तमन्नाओं से सितारों को तकता और इस तकलीफ दे पढ़ाई के दौर के बावजूद आंखें कब बंद हो जाती और कब वो नींद की आगोश में चला जाता, इर्तिजा अली को पता ही नहीं चलता। फिर जब उसकी आंख खुलती तो सूरज सर पर होता और घड़ी 8 बजा रही होती और वो उठकर नींद में नीचे चला जाता। और आज भी वो उठकर नीचे जा ही रहा था कि छत के दरवाजे पर उसे मुर्तजा नजर आया, जो सिगरेट की हल्की हल्की कश ले रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो इर्तिजा को एक टिक देखता रहा और इर्तिजा कभी जमाइयां लेता, कभी अंगड़ाइयां। मुर्तजा ने सिगरेट बुझाते हुए कहा, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें जमानों से नींद नहीं आई, जबकि मैंने तुम्हें रात 1 बजे भी सोता पाया था। छेड़ा इसलिए नहीं कि तुमने कहा था तुम्हें नींद नहीं आती, इसलिए तुम्हें छत की जमीन पर सोने दिया। भाई सच कहता हूँ, जमानों बाद सोया हूँ और अभी भी नींद में हूँ, इर्तिजा ने कहा और मुर्तजा बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा। आप मजाक समझते हैं मेरी बात को, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आती थी और कुछ दिनों से तो मुझे आवाजें भी सुनाई देती थी। डॉक्टर ने कहा था डिप्रेशन में जा रहे हो। इर्तिजा ने जज्बाती होकर कहा, कैसी आवाजें? मुर्तजा के माथे पर शिकने उभर आई। वो यहीं के माहौल की आवाजें। इर्तिजा ने शर्मिंदगी जाहिर की। यानी? भाई साहब, ये कैरम बोर्ड डब्बू की आवाजें, पानी की मोटरों की आवाजें, इर्तिजा ने कहा और मुर्तजा फिर हंस पड़ा और देर तक हंसता ही रहा। अब बस भी करे भाई साहब, आखिर इतना क्यों हंस रहे हैं? इर्तिजा ने बुरा मानकर कहा। पहुंची वहीं पर खाक जहां का खमीर था। मुर्तजा ने कहा, इर्तिजा तुमने बहुत तरक्की कर ली, बहुत बड़े आदमी हो गए, मगर हकीकत में तुम अपने माहौल से कभी नहीं निकल सके। तुमने यूरोप में सब कुछ हासिल कर लिया, मगर तुम एक ऐसी नेमत से महरूम हो गए जो हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, मैंने हमेशा अपने माहौल से नफरत की है। मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरी नफरत मेरे लाशऊर में किस तरह असरअंदाज हो रही है। कैम्ब्रिज के आलीशान घर में दुनिया भर की तमाम सहूलतों के बावजूद मैं रात रात भर उल्लू की तरह जागता रहता था, मगर इस छोटी सी छत पर बिना किसी बिस्तर के कब सो गया पता ही नहीं चला। तुम घड़े घोड़े बेचकर सोए हो जैसे पहले सोते थे, और अम्मी मुझे भेजती थी कि तुम्हें उठा लाऊं, और आप कितनी बेदर्दी से उठाते थे, मुझे सब याद है। इर्तिजा की आंखें भीग रही थी और मुर्तजा की भी। भाई आप ये घर ना बेचें, मैं आपसे इस्तदा करता हूँ। इर्तिजा तकरीबन रो पड़ा और मुर्तजा ने उसे गले लगा लिया। भाई मैं जोया और बच्चे को भी बुलवा रहा हूँ, मैं तकरीबन 2 माह सुकून से सोना चाहता हूँ, इर्तिजा ने कहा और मुर्तजा ने खुशी से उसका माथा चूम लिया। फिर दोनों भाई नीचे जाने लगे ही थे कि इर्तिजा ने झुककर सिगरेट का बुझा हुआ टोटा उठा लिया और मुर्तजा बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा। खत्म शुभ।